रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं? क्या सही प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं? क्या सही सटीक जानकारी के साथ तैयारी करना चाहते हैं? तो हाँ, आप सही जगह पर आए हैं। हम आपके लिए वही काम कर रहे हैं कि हम ऐसे बच्चों को सहयोग कर सकें जो बच्चे कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, चाहे वो किसी रूप से भी हम उनका सहयोग कर सकें और सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी के साथ 100% रूप से हम उनको सही जानकारी देकर तैयारी करवा सकें। आपको बता दें, हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, आपको पता होनी चाहिए 2025 में, और अप टू डेट प्रश्न कवर हो। ये नहीं कि पहले के पिछले ना, वर्तमान में पेपर हुआ है एनटीपीसी स्नातक का सीबीटी 1, उसी के प्रश्न पत्र चल रहे हैं। हम आपको बता दें, हम आपको इस भर्ती परीक्षा में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी अलग अलग पार्ट में कवर हो रहे हैं। आपको पता होनी चाहिए एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है, एनटीपीसी सीबीटी 1 होगा, 2 होगा। किसका? 12 लेवल का। जिसका एडमिट कार्ड आएगा कब, ये आपको बता चुके हैं। रही बात एग्ज़ाम, आपको पता है अगस्त और सितंबर में होना है, तो तैयारी बनाए रखो। उसी के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं आपको 2025 के प्रश्नों के माध्यम से। तो आप देखेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का अलग अलग पोर्शन के भाग आपको अलग अलग मिलेंगे। चलिए, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 40 प्रश्नों का जीके कवर करने वाले हैं। और आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 1 मतलब पहली पेपर में आपको 40 प्रश्न ही जीके आएगा। और इसके पहले हमने 5 तारीख, सुन लीजिएगा, 5 तारीख 6वां महीना 2025 का पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट 40 प्रश्न 40 प्रश्न 40 प्रश्न हमने पूरा कवर करा दिया है। और अब हम तारीख चेंज कर चुके हैं। पहला शिफ्ट कवर होगा, अगला शिफ्ट कवर होगा, अगला शिफ्ट कवर होगा, तब इस तारीख का प्रश्न खत्म होगा। तो लेके चलते हैं 40 प्रश्नों को। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आपको याद रखना है कि प्रश्न जो आया है वो एक बार नहीं, अगली बार और आएगा। और सभी भर्ती परीक्षा, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम में भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए लेके चलते हैं प्रश्न की ओर। आप देखिएगा किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, और आप प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। और लास्ट में और जानकारी बताएंगे बीच में। एमएस पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिएगा हमें क्या कह रहा है यहाँ पर। एमएस पावर पॉइंट तो आपने जाना होगा, एमएस एक्सेल भी होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है। तो एमएस पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैक जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका इनमें से कौन सा होता है? तो आपको पता होना चाहिए, याद रखें, प्रेस करना है आपको Ctrl+N। जब आप लोग Ctrl+N को एक साथ जब प्रेस करोगे तो आप न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकती हो। और यही स्टार्ट करने का बेसिक तरीका होता है। और आपको बता दें, कंप्यूटर के 4 से 5 प्रश्न आएंगे जो 100% एक साथ कह देते हैं। और आपको बता दें, हम कंप्यूटर की क्लास संचालित कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने वीडियो बना दिया है किस चीज़ का? शॉर्टकट की का, एमएस ऑफिस का, एमएस विंडोज़ कीबोर्ड का, विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट की का। तो और भी वीडियो बन चुके हैं, आप जाके देखिएगा। तैयारी चालू है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में अनुच्छेद 31B किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? ऑप्शन आप देख पाएंगे। ए, भूमि सुधार कानून। ठीक है, भूमि सुधार कानून, भूमि से संबंधित कानून को सुधार करने हेतु अनुच्छेद 31B को कानूनों को अदालती चुनौतियों को बचाने के लिए पेश किया गया था। और आपको सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलेगा, तो लास्ट तक जितना भी समय लगेगा देखिएगा, क्योंकि 40 प्रश्न एक ही वीडियो में कवर होगा। मैथ्स रीजनिंग का 15-15 प्रश्नों का पार्ट कवर होता है, क्योंकि 30 प्रश्न आते हैं। अब आप देख पा रहे अगला प्रश्न, विंडोज 10 CMD में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी .log फाइलों को डिलीट कर देगी? तो याद रखें, हमें पूछ रहा है कि सभी लॉग फाइलों को डिलीट कर देगी। आप देख पाएंगे, डिलीट $log_Q। ठीक है, इसको जब आप प्रेस करोगे क्या करेगी वो? विंडोज 10 में सभी लॉग फाइलों को डिलीट कर देगी। तो आप देख लीजिएगा, सेकेंड प्रश्न हो गया कंप्यूटर का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे, यही भी कंप्यूटर का है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है? समझे? मतलब आपको शॉर्टकट की पूछ रहा मेरे भाई, शॉर्टकट की, समझे? तो कौन सा तरीका सही नहीं है? क्या बोल रहा है? टेक्स्ट को खोजने और बदलने का सही तरीका नहीं है।
इसका मतलब 3 ऑप्शन सही तरीके वाले होंगे और एक ऑप्शन आपका अलग होगा। हमने कहा ऑप्शन था सेकंड, होम टैब पर जाएं और रिप्लेस चुनें, सही तरीका है। फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए Ctrl+H दबाएं, एडिट पर क्लिक करें और फिर फाइंड एंड रिप्लेस चुनें, जो सही तरीका होता है टेक्स्ट को खोजने और बदलने का। नेक्स्ट, Alt+Enter कुंजी पर क्लिक करें, जो खोजने का सही तरीका नहीं है और बदलने का। किसको? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आपको हर शिफ्ट का मैथ्स का रीजनिंग का दिखेगा। आप पता नहीं 5 से 24 जून तक एग्जाम चला था और आप एग्जाम शायद देकर आए होंगे, तो आपको बखूबी पता होगा कि हाँ ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आए थे। जो बच्चे नहीं हैं और फ्रेशर बच्चे देख रहे थे, आप चिंता ना करना मेरे भाई, मैं आपका और अपना समय टाइम पास नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं, हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं, वहाँ समय निकाल कर आप जैसे बच्चों को सहयोग कर रहे हैं। तो चिंता मत करना कि छोटी सी अकेडमी क्या जानकारी देगी, काम लायक होगी नहीं होगी, ना चिंता ना करो। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों की कौन सी शक्ति पुनः प्रदान की गई है? देखिएगा, आपको बता दें क्योंकि हमें संशोधन का प्रश्न बार बार पूछ रहा था। 105वां, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की शक्ति, मतलब पिछड़े वर्गों के लिए उनकी आपको शैक्षणिक स्थिति व सामाजिक स्थिति को ठीक ठाक करना है। इस हेतु 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को शक्ति दिया गया है कि आप ओबीसी वर्गों का देखभाल करें, उनका चयन करें, सूची बनाएं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उन्हें ठीक ठाक करने का प्रयास करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता? कहने का मतलब मेरे भाई, उदारवादी नेता मतलब होता है जो उग्र हो, समझे ना? देखो, एक होता है उदारवादी, एक होता है उग्रवादी। उग्र मतलब होता है जो बिल्कुल जोशीले स्वभाव के हों, समझे, उग्रवादी नेता। तो उदारवादी नेता नहीं माना जाता। उदार मतलब होता है जो बिल्कुल सहनशीलता वाले हों, शांत स्वभाव वाले हों, नरम दल वाले। हाँ, नरम दल, गरम दल। तो उग्र मतलब होता है गरम दल, उदार मतलब नरम दल, जो बिल्कुल शांत स्वभाव और अहिंसा से काम करना चाहते हैं, तो उदारवादी नेता नहीं है। अरविंद घोष उग्रवादी नेता है, गरम दल नेता है। लेकिन फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ये सब के सब क्या हैं? उदारवादी नेता हैं। लेकिन अरविंद घोष उग्रवादी नेता है, उदारवादी नेता नहीं है। और जो आप प्रश्न देख रहे हैं मैथमेटिक्स का ना, ये सब करवाऊंगा, समझे। वैसे हमने पहला शिफ्ट याद रखें, 5/6/2025 का शिफ्ट नंबर पहला का हमने मैथ्स का, रीजनिंग का, जी के जीएस का पूरा पोर्शन हमने कवर करा दिया। 100 के 100 प्रश्न जाके देख लीजिएगा मेरे भाई, और शिफ्ट समझने का प्रयास हो पाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न लास्ट तक देखेंगे, लास्ट तक आपको 15 प्रश्न नहीं 14 प्रश्न कवर होगा। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? या आप कह सकते हो कौन से धर्म का पालन करते थे या कौन से धर्म को अपनाए थे, उसकी संरक्षण मतलब उसकी रक्षा के लिए तत्पर लगे हुए थे, वो रहेगा बौद्ध धर्म। और आपको बता दें कुषाण शासक कौन थे? कनिष्क थे। और इन्हीं के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति, आप तो जानते होंगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में थी? कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में। तो समझ जाइएगा बौद्ध धर्म के जे क्या थे? संरक्षक थे, उसको बचाने वाले थे। और आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था? खलजी राजवंश। तो यहाँ खलजी नहीं, खिलजी होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए? खिलजी राजवंश, ठीक है। किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने, याद रखें, दिल्ली की घेराबंदी और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था? खिलजी राजवंश के समय। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? मतलब आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ 2025 में, जो आपको पता है पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में ऑपरेशन सिंदूर 2025 लॉन्च किया गया था। उसी प्रकार से ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 का मकसद था भारत
के द्वारा म्यांमार की सहायता, वो पूछ रहा है किस प्रकार की सहायता, याद रखें, आपदा राहत सामग्री व मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल। आपको पता होनी चाहिए कि 2025 मतलब वर्तमान में कुछ 2-3 महीने पहले म्यांमार में भूकंप आया था। उस समय भूकंप के लिए राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव, ये सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा म्यांमार के लिए। देखिएगा प्रश्न पूछा है करंट अफेयर का, आप देखते चले विद्यार्थियों। कंप्यूटर का प्रश्न भी हम पढ़ा रहे हैं, हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो कंप्यूटर क्लास में। रही बात और भाई करंट अफेयर की बात करें, सीए भी की क्लास लग रही है, तो आप हमारे कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में और आप सीए के मतलब करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में आप जाके विजिट कर सकते हैं। और ये प्रश्न आपको इशारा कर रहे हैं कि अगली बार एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 और सीबीटी 2 स्नातक लेवल की बात करें, 12 लेवल सीबीटी 1 सीबीटी 2 ग्रुप डी और रेलवे की सभी भर्ती परीक्षा हम आपका 100% सहयोग करेंगे। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? मतलब पश्चिमी तट आपको होना चाहिए, ये भैया आपका पूर्वी तट है या पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। तो वही पूछ रहा है जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको, तटीय मैदानों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? आपका आंसर आएगा अंतर्जलीय तटीय मैदान, अंतर्जलीय तटीय मैदान। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अभी तक हमने 3 शिफ्ट बना चुका, याद रखें 5 तारीख के 3 शिफ्ट, तो तीनों शिफ्टों के जीकेजीएस अच्छे से विजिट कर लो भाई। जो 4था क्लास चल रहा है जीकेजीएस का, तर्क वितर्क लगा के आप खुद अनुमान लगा सकते हैं किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा तथा वनों एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया है? कहना ये चाह रहा है कि भाई पर्यावरण की संरक्षण करना है, सुधार काम करना है, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना है। इस हेतु भारतीय संविधान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया है? 1976। सीधी बात, भारतीय वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है या कब जोड़ा गया? याद रखें भारत में 1976 में। अगला प्रश्न आप देख पाए, मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की थी? याद रखें फ्रांस में। तो करंट अफेयर का प्रश्न था भाई। तो 78वें कांस फिल्म महोत्सव 2025 की मेजबानी हमारे फ्रांस देश ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, और आपको एक बात और बता दें, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीकेजीएस का PYQ नहीं 2025 के प्रश्नों का समाधान यहीं पे लिस्ट मिलेगा। और रही बात, अगर आप 2025 के प्रश्न पत्र NTPC CBT 1 के जब पेपर चल रहा था तो हम एनालिसिस कवर करा रहे थे, याद रखें एनालिसिस, समझे, एनालिसिस हमने कवर कराया है और बिल्कुल डिप्टो ऐसे ही प्रश्न मिले हैं वहाँ पर भी। वो तो हमारे पास PDF नहीं था ना, बच्चों के माध्यम से हमने जानकारी इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद हमने क्या किया था, पढ़ाया था। आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न मिलेगा वहाँ पर, समझे। सोचिएगा, यकीन के साथ पढ़ोगे तो फायदा होगा ना। हम एनालिसिस कवर करा रहे थे, आपने देखा होगा तो अच्छी बात, नहीं देखा तो जाके देख लो एक बार, वहाँ आपको व्याख्या सहित जानकारी मिलेगी। यहाँ के प्रश्न हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, वहाँ तो व्याख्या सहित पढ़ाया है, तो जाके पढ़ लो भाई। भारत भूटान प्लेलिस्ट का नाम बताएं, RRB NTPC CBT 1 जीकेजीएस एनालिसिस मिल जाएगा। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? भारत और भूटान की सीमा याद रखें, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? उसे बोलते हैं पहाड़ और संधियां। मतलब भारत और भूटान की सीमा को पहाड़ और संधियां के माध्यम से अलग अलग किया जाता है या जाना जाता है। नेक्स्ट, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? डेजर्ट मतलब होता है भाई मरुस्थलीय, मरुस्थलीय नेशनल पार्क, ठीक है, जो पड़ेगा राजस्थान में। वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस पक्षी के लिए जो लुप्त है? तो याद रखें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और मुझे याद है, पूरा 100% याद है, मैंने इसको पढ़ाया है, इन प्रश्नों को पढ़ाया है और बताया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगर आपको याद होगा तो, नहीं पढ़े मेरे प्यारे भाई जाकर देख लो, वहाँ व्याख्या से जानकारी मिली। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वैदिक पाठ की कितनी मान्यताएं प्राप्त अवस्थाएं हैं? वैदिक पाठ की कितनी मान्यताएं? याद रखें 11 है। वैदिक पाठ की 11 मान्यताएं प्राप्त अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे,
वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? याद रखें 22, मतलब 2024-25, मतलब 25 तो चल रहा है फिलहाल, 2024-25 करंट अफेयर का प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब देखना होगा पूरा होता या नहीं। भाई वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन है पता है? नितिन जयराम गडकरी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मैथ्स का प्रश्न सब मिलेगा, चैनल पे जाके देखते रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भाई प्रदीप सिंह राम एकेडमी है, यूट्यूब चैनल के जैसा ही नाम है, तो वहाँ भी जाके आप जुड़ सकते हो, वहाँ भी अपडेट देते रहते हैं हम। और ये सब मैथ्स के प्रश्नों को सब पढ़ाया जाएगा, देखकर चिंता नहीं करना कि सर आप नहीं पढ़ा रहे, मैथमेटिक्स कैसे करें। भाई जाके देखो ना, सब पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। एक महीने के अपने पास समय पूरा जुलाई है, जुलाई महीने में आधा इतने सारे वीडियो बन जाएंगी, 2025 के प्रश्नों का भंडारा, मजा जाएगा। नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, जो मजबूत राज्य के प्रबंधन का संकेत देता है? ओडिशा। याद रखें, तो नीति आयोग ने जारी किया, याद रखें 2025 का कौन सा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, वो भी पहला, याद रखें, समझे? भारत का पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहली बार जारी किया गया। पहले स्थान पर कौन है? ओडिशा। याद रखना भाई, खतरनाक प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्तनिर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? मतलब कहने का मतलब जो गोंड चित्रकला होती है उसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा जो हाथ से निर्मित कला होती है, जो ब्रश होती है, ब्रश है कि नहीं, हम उसे क्या बोलते हैं? कुची कहते हैं। क्या आप गांव के होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि गांव में प्राचीन समय में ना ब्रश हुआ करता ना भाई। तो जो एक आपका वनस्पति होता है, घास होता है, जिसको गांव के लोग मोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोवा। उसके माध्यम से क्या बनता है? कुची, जो जिसे हम ब्रश कह सकते हैं, उसके माध्यम से आर्ट किया जाता है और पुताई भी किया जाता है गांव तरफ। नेक्स्ट, पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया। याद रखें, ठीक है, पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में। तो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार विजेता कौन कौन रहे? यहाँ पर याद रखें, हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया। और आपको बता दें, ये प्रश्न आपको हर भर्ती में काम देगा, क्योंकि कुछ बच्चे नए होते हैं, समझ में नहीं आता कि काम देगा नहीं देगा, कहाँ काम देगा, पढ़े ना पढ़े, उनको बताना पड़ता है बीच बीच में भाई। अगला प्रश्न कंप्यूटर का आया, मेरे ख्याल है शायद 3 प्रश्न आ चुके हैं, जी चौथा प्रश्न आपको बता चुके हैं, 4 से 5 प्रश्न आएंगे, बात मानो तभी तो ना। और 40 प्रश्न मिलेगा, लास्ट तक देखिएगा। विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम में निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है? प्रश्न चिन्ह, मतलब आप अगर रीनेम कर रहे हो विंडोज में, ठीक है, तो रीनेम करते समय फाइल में आपको हैज प्रयोग कर सकते हो, हाइफन प्रयोग कर सकते हो, अंडरस्कोर कर सकते हो, लेकिन प्रश्न चिन्ह वहां पर उपयोग नहीं होगा। याद रखें, रीनेम करते समय फाइल के नाम में, ये बात याद रखिएगा आप लोग, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा ना। यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा, यहाँ दिया होनी चाहिए, मतलब कोई काम का नहीं। अगर न्यायिक समीक्षा हो गई, मतलब होता है न्यायालय के द्वारा समीक्षा किया गया, नहीं गलत है सही है, अगर उन्होंने कह दिया गलत है तो कानून को असंवैधानिक कर दिया जाएगा, और जिसे हम निरर्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, जिसका उपयोग नहीं होगा, वो कोई काम का कानून नहीं होगा। ये समीक्षा के तहत हो सकता है। विचार विमर्श। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में आयोजित अभ्यास साइक्लोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और मैं जब जीकेजीएस का एनालिसिस कवर करा रहा था तो मैं बखूबी आपको बताया मेरे प्यारे भाई, जाकर देख लीजिएगा। साइक्लोन, ठीक है, फरवरी 2025 में साइक्लोन का आयोजन हुआ था, उसी के बारे में पूछ रहा है। पहला,
यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। हाँ बिल्कुल किया गया था, मैं वहाँ पर ही पढ़ाया हूँ भाई। इसमें भाग लेने वाले देश भारत और मिस्र थे। हाँ पढ़ाया था। यह अभ्यास संयुक्त बलों के तोप प्रशिक्षण पर केंद्रित नहीं। पहला कथन सही, दूसरा कथन। ये जानकारी हमें ऑप्शन नंबर सेकेंड मिल रही है, आपका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे साइक्लोन एक युद्ध अभ्यास है जो फरवरी 2025 में भारत और मिस्र के बीच हुआ था। अब मत सोचना कि भाई रेलवे एनटीपीसी में आया है और कहीं तो नहीं आएगा, ये तो तुम्हारी गलतफहमी है। साइक्लोन अभ्यास फरवरी 2025 में हुआ था आयोजन, जो राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में हुआ था और इसमें भारत और मिस्र ने भाग लिया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। हमें क्या पूछ रहा है, पवन दिशा में। ठीक है, पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक प्रमुख भूमिका निभाता है, तो ये आपका ज्योग्राफी का प्रश्न हुआ। मानसूनी दाब प्रणाली। ठीक है, भारत में मानसूनी दाब प्रणाली मौसमी परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है। वे तेजी से गति करते हैं, याद रखें, कंपन करेंगे शुरुआत में, फिर गति करने लगेंगे। देखना आप लोग, कोई पदार्थ है कि नहीं, उस पदार्थ को आप गर्म करोगे, धीरे धीरे गर्म होगा, उनमें कंपन होगा, गति होगी और फिर उनमें स्पेस बन जाएगा और वो फैल जाएगा। मतलब जैसे बात करें, अपने पास जल है, अगर आप जल को गर्म करोगे, ठीक है, तो गर्म होगा जल, तो भाई वो पहले तो कण होते हैं, कणों में जब ऊष्मा जाएगी वो कंपन करेंगे, उनमें गति होगी, फैलेंगे, फिर जल क्या बन जाता है, वाष्प, गति कर रहे हैं भाई, तो वे तेजी से गति करने लगते हैं, याद रखें, गर्म करने पर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में उपयोग किए जाने वाले संकेतों में से एक नहीं है। मतलब अगर आप गरीबी सूचकांक की गणना कर रहे हो, इसकी गरीबी सूचकांक की गणना कर रहे हो, तो आप कौन से आधार लेकर करते हो जो इनमें से नहीं है। बिजली तक अभिगमता आधार लिया जाता है, पोषण मतलब भोजन आधार लिया जाता है, स्कूल शिक्षा के वर्ष लिया जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इसको आधार नहीं लिया जाता है गरीबी सूचकांक में। समझे, आप स्कूल गए थे, स्कूल शिक्षा है नहीं है, गरीबी का आधार है। बिजली बिल या बिजली जानकारी आधार है। पोषण भोजन आपके पास है उपलब्ध नहीं, गरीबी का आधार है। लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी ये आधार नहीं होगा। अगला प्रश्न, पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को खालिस्तान के अवशोषण में कमी का सामना कर सकता है। मतलब पित्त उत्पादन में आपको पता होनी चाहिए कि मनुष्य की बॉडी में, चाहे किसी भी जानवर की बॉडी में पित्ताशय पाया जाता है, उसके बगल में पित्त होता है, जहाँ पर पित्त रस भरा होता है। तो अगर पित्त का उत्पादन कम हो जाए तो ऐसी रोगी को क्या होगा, बताओ क्या दिक्कत होगी। वसा विलीय विटामिनों के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ेगा। मतलब वसा का और विटामिन का, वसा का विलीय, ठीक है, अवशोषण की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वसा और विटामिन का अवशोषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, पित्त का उत्पादन नहीं हो रहा भाई, तो उसका काम है। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया था। तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। ये सब प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है भाई जीके जीएस का एनालिसिस में, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम में, जाके देख लो मेरे भाई। नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति, ये क्या था, 2024 दिसंबर, मतलब भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, उस दिवस के रूप में ये थीम रखा गया था नौसेना के द्वारा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023 और 24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी है। देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 का रिपोर्ट आया है कि 2023 और 24 में भारत में कितने लोग बेरोजगार हैं। तो अब 3.2, मेरे ख्याल से ये आंकड़ा गलत है। मतलब रियलिटी में बाकी आंकड़ा निकाला गया वो ठीक है, लेकिन भाई इतने गरीब, इतने थोड़ी बेरोजगार, इतने बेरोजगार हैं, आप देख रहे नहीं होंगे।
ग्रुप डी में देखो 32,000 प्लस पोस्ट हैं, उसमें आप देखें 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिल किया है। तो जो कोई कम गरीबी बेरोजगारी है, लेकिन आंकड़ा के अनुसार पढ़ना पड़ेगा ना। 3.2% बेरोजगारी दर है आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीतिक और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की? याद रखें, ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स, ठीक है, किसने किया है? भारत की भूमिका, ठीक। विश्व आर्थिक मंच ने, याद रखें, विश्व आर्थिक मंच ने 2025 में भू राजनीतिक और नवाचार में बढ़ावा देने के लिए भारत की भूमिका को केंद्रित करने हेतु ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स नामक पहल शुरू की है। अगला प्रश्न, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का प्रमुख कारण क्या था? याद रखें, 1928 में साइमन कमीशन भारत आ रहा था, इसकी जो ब्रिटेन से आ रहा था, याद रखें, एक विशेष कानून लेकर आया था, एक विशेष समिति बनाना था इसका उद्देश्य। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, इसका मुख्य कारण था, याद रखें, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या कारण था? भारतीय प्रतिनिधि की कमी। मतलब जो साइमन कमीशन आ रहा था, इस कमीशन में भारत का एक भी व्यक्ति शामिल नहीं था, और भारत के लिए कानून बनना था, भारत के लिए सब कुछ होना था। जब भारत का ही नहीं रहेगा तो कैसा कानून? इसे इन्होंने काला कानून कहा और इसका विरोध हुआ, याद रखें, 1928 में। याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा और किताबों भर्ती में पूछ चुका पहले भी, याद रखें। लग्जरी रिपोर्ट डेवलपर फाइन एक्सर्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों और रिसोर्ट का बाजार खालिस्तान तक 8,610 करोड़ मतलब $1 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान, याद रखें, 2027 तक। समझे? मतलब जो ब्रांडेड आवास है ना, मतलब सीधी बात, आवास घर, जो हाई प्रोफाइल घर होंगे, रिसोर्ट होंगे, उनका जो कीमत, याद रखें, 2027 तक जो शहरी मार्केट होगा उसके अनुसार 8,610 करोड़ तक पहुंचने का आसार 2027। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस प्रकार से आप देख पाएंगे, ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा डी, वैश्विक सिनेमा। समझे? अभिनेता का नाम क्या है? रिचर्ड गेरे। जी, आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल का प्रश्न हुआ। रिचर्ड गेरे को अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अभी तक आपने देखा 2025 के ही अवार्ड पूछ रहा है और सम्मान, और अभिनेता वैश्विक सिनेमा में, याद रखें, अच्छा योगदान दिया है। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन? रिचर्ड गेरे। अगला प्रश्न याद रखें, और आप चिंता मत करना भाई कि मैथ्स कैसे करूँ, रीजनिंग कैसे करूँ, तैयारी नहीं हो पा रही है, तो मैं आपके लिए तत्पर लगा हूँ, चिंता ना करें। मैथ्स के वीडियो बन रहे हैं, रीजनिंग के बन रहे हैं, थोड़ा सा पर डे नहीं बन पाएगा क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी लगती हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ऑफलाइन के चक्कर में समय निकाल के रिकॉर्ड क्लास बनाना पड़ता है भाई, तो थोड़ा सा प्रयास करना, हम पर डे प्रयास करेंगे। लेकिन पूरे जुलाई भर तो पढ़ाऊंगा मैं, जुलाई भर, याद रखें, NTPC 2025 के प्रश्न कवर होंगे और आपकी तैयारी बेहतर होगी, जो यकीन के साथ कह दूं। बस आपको सपोर्ट करना पड़ेगा मेरे साथ साथ, जितना डाटा कहूँ उतना पढ़ना पड़ेगा। जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो कहते हैं क्या? वह अपनी भारतीय नागरिकता को खो देता है। थोड़ा सा इजी प्रश्न पूछा भाई, क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता खो दिया या त्याग कर दिया तो क्या कहेंगे? भाई नागरिकता खो देता है, उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी या समाप्त हो जाएगी, खुद खो दिया। अगला प्रश्न, 2025 IPL सीजन जो 15 अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी अनुसार में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? समझे? IPL सीजन की बात कर रहे हैं, 2025 IPL सीजन के में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? याद रखा, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। IPL इतिहास में कुल मिलाकर 1000 चौके और 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। समझ गए? IPL इतिहास में कुल मिलाकर 100 चौके, समझ, 1000 चौके और छक्के,
मतलब चौके भी शामिल हैं, छक्के भी शामिल हैं, पूरे मिला के 1000 यह रिकॉर्ड बना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? काली मृदा, क्योंकि इस मृदा के जो कण होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, बारीक बारीक होते हैं। रेत की बात करें, रेतीली मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, उसके कण बड़े बड़े होते हैं और जल आराम से निकल जाता है। और काली मृदा जिसे हम काली कपास मृदा भी कहते हैं भाई, जो कपास के लिए क्या सबसे उपयुक्त है, और इसे हम रेंगुर मृदा भी कहते हैं। इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है क्योंकि इसके कण बिल्कुल पास। अगला प्रश्न, अमेरिकन स्टेटर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII का प्राथमिक उद्देश्य क्या? याद रखें, ऑप्शन आपका थर्ड राइट होगा। टेस्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना। ठीक है, एक प्रकार का आप कह सकते हो टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट को परिभाषित करना, इसका क्या है? ASCII का उद्देश्य है। नेक्स्ट, पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें आपको बताना पड़ रहा है कि आप आवर्त सारणी आधुनिक पूरा पढ़ना पड़ेगा। हर ब्लॉक का अपना अपना लक्षण होता है। तो पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आदर का ऑप्शन ए, इनमें धातु अधातुएं और उत्कृष्ट गैसें शामिल हैं। वे समूह 13 से 18 तक होते हैं, सही बात है। उनका सबसे बाहरी विन्यास NH2 NP1 से लगा कि NH2 NP6 तक होता है। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ये गलत है। और पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तीनों क्या है? पी ब्लॉक के बारे में सही है, लेकिन ऑप्शन डी बिल्कुल राइट नहीं, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट तक बने रहे, आपको 20 प्रश्न नहीं भाई 40 प्रश्न कवर होंगे, क्योंकि CBT 1 में आपको पता है 40 प्रश्न आएगा और 2 में आपको पता है 15 प्रश्न आएगा। तो 40 प्रश्नों को देखना है, तर्क वितर्क करना है, किस टॉपिक के किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, खेल के, इतिहास, करंट अफेयर के, कंप्यूटर के, आर्य संविधान के, भूगोल की, राजनीति के, आप खुद तर्क लगाना समझ जाओगे। नेक्स्ट, भारत में पृथ्वी फर्श आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दी गया? 1971 मात्रा 1971 याद रखें भाई, 1971 में पृथ्वी फर्श। इसका मतलब ये होता है कि जो प्राचीन समय के रजवाड़े रियासत हुआ करते थे, उनके राजा महाराजाओं को आज़ादी के बाद भी पैसा दिया जाता था, कह सकते हो आप सीधी बात पेंशन के तौर पर। तो उस पेंशन को पृथ्वी फर्श जिसे कहा जाता था, जिसे बंद कर दिया गया 1971 में। ये आपका आंसर आएगा। और आपको तो पता ही होगा कि यह भाई 06/6/2025 मतलब 6 तारीख 6वां महीना 2025 का प्रश्न पत्र चल रहा है और पहला शिफ्ट। अगर आपने एग्जाम देकर आया है इस शिफ्ट का, इस तारीख का, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा गया है? 5000 गीगावाट। समझ गए? 500 समझ आते हैं, 500 गीगावाट क्षमता रखा गया है 2030 तक। कौन सी ऊर्जा का भाई? नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य। मेरे ख्याल से प्रश्न समाप्त हो रहे हैं। हाँ, लास्ट प्रश्न है और आप प्रश्न क्रमांक देख पा रहे होंगे। मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया? इज्जर बचोली वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पड़ता है भाई? पंजाब में, समझे? तो समझ आएंगे, झज्जर बचोली वन्यजीव अभ्यारण्य जो पंजाब में पड़ता है। मार्च 2025 में वन्यजीव संरक्षण को, वन्यजीव अभ्यारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तेंदुआ सफारी का आनंद लेने के लिए इसे विकसित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और यहाँ पर प्रश्नों का समापन होता है। हमने इस वीडियो के माध्यम 40 प्रश्न दिखाया, तारीख बता चुके हैं, शिफ्ट बता चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट का नाम पता आपको ना, RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा चल रहा है, जहां पर आपको मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, GK GS का सब अलग अलग पोर्शन में कवर हो रहे हैं। अभी तक हमने
जितने वीडियो कवर कराए हैं आप जाके देख सकते हो। कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में, करंट अफेयर का करंट अफेयर प्लेलिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थियों। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। जो भी समस्या, जो भी तकलीफ है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करें, शेयर करें। हम आपके साथ हैं। आपकी भविष्य हमारी चिंता है और हम जैसे कहते वैसे पढ़ते चलो। मैथ्स और रीजनिंग की चिंता मत करना, समझे? मैथ्स रीजनिंग की चिंता मत करो। जितने भी प्रश्न कवर कराऊंगा 100% ऑथेंटिक सही होंगे और यही पैटर्न का प्रश्न आएगा। लिख के रख लो, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ भाई। हम ऐसे वैसे नहीं पढ़ाएंगे फटांग। हम अपना जो कीमती समय है आपको दे रहे हैं, आपका कीमती समय है आप हमें दे रहे हो, तो हम अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग और पढ़ते रहें। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी का सपोर्ट करना मेरे भाई, मैं आपके साथ हूँ। चलिए।